हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एंड अध्ययन, है ना। क्योंकि हमने डीप स्टडी से इसका नाम जो है चेंज कर दिया है। शिक्षा और अध्ययन जो है हमने इसका नाम रख दिया है। नाम से कोई मतलब नहीं होगा, बट सजेशंस आया था कि आप जो है नाम चेंज करें इसका, तो हमने इस तरीके से चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात हम कर रहे थे एसएस, और इसमें जो है मुग़ल सम्राट और उनके प्रारंभिक प्रतिरोध थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। सिख जो गुरु परंपरा है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और उसी के अंतर्गत जो है हमारा भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हमारी सिख गुरु परंपरा आती है, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा फोर्थ पार्ट है, और छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं के बारे में ये जो है फोर्थ हमारा लेसन जो है रहेगा। टोटल इसमें 9 लेसन्स हैं। 9 लेसन्स जो है आपको 9 वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विस्तार से अपना जो लेसन है उसको। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे बात है छत्रपति शिवाजी, यानी कि शिवाजी महाराज जो थे, यानी कि मराठा एम्पायर के संस्थापक एक तरीके से आप इनको कहेंगे। और ये जो पेशवा जो शब्द लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, किस तरीके से मराठा एम्पायर जो है चला था, इन्होंने किस तरीके से मुग़लों के प्रतिरोध किए थे, किस तरीके से उनका विरोध किया था, कौन कौन से मुग़लों के साथ इनके जो है विद्रोह या विरोध या युद्ध जो है हुए थे, ये सब। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमें जो है यहाँ पर जो है हमें क्या मिलेंगी, अपने जो मराठा एम्पायर है, जो मराठे जो हमारे हिंदू एक तरीके से साम्राज्य संस्थापक थे, उनके बारे में हमें जो है जानने को मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें। उससे पहले थोड़ा सा हमने विकिपीडिया से भी कुछ चीज़ें ली हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान की बात है, वहाँ तक जो है काफ़ी चली थी ये चीज़ें। लगभग जो 17वीं शताब्दी के अंतिम फेज़ में जो है शुरू हो चुकी थी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, ये झंडा था जो हमारे मराठा एम्पायर था, ये झंडा था, और शिवाजी जो प्रथम थे उनकी शाही मोहर थी, कुछ इस तरीके की शाही मोहर जो है उनकी होती थी। और ये देखिए, ये हिंदुइज़्म को बताते हैं। वैसे ये सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे, बट ये जो वाक्य है ये बताता है हर हर महादेव जो है उनका आदर्श जो है एक तरीके से वाक्य होता था। इसके अलावा अगर आप ये कहें कि जो मराठा साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, तो कुछ जो ये भगवा जो आपको दिखाई दे रहा है कलर, ये सारा जो है मराठा एम्पायर जो है एक तरीके से आप इसको कहोगे। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें हैं हमें जो है देखने को मिलेंगी, और हम अपने लेसन नंबर 4 को जो है इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने बताया है कि हम पहले के जो लेसन हैं उनमें मुग़लों के खिलाफ़ जो विद्रोह हुए थे, फर्स्ट ही लेसन में थे, वो जो है पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसमें विद्रोह किस किस ने किया था, उसमें जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, इन सब ने जो है किस तरीके की भूमिका निभाई थी उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बट इस लेसन में हमें जो है किसके बारे में जानने को मिलेगा, छत्रपति शिवाजी, यानी कि महाराज शिवाजी महाराज के बारे में जानने को हमें मिलेगा। उन्होंने जो है किस तरीके के संघर्ष किए थे, प्रशासनिक उनकी नीतियाँ कैसी थी, वो सैनिक प्रबंधन में कैसे थे, वो किस तरीके के शासक थे, उनके धार्मिक विचार किस प्रकार के थे, और जो उनके उत्तराधिकारी थे जिनको जो है पेशवाओं के जो है थ्रू चलाया था, जिन्होंने अपना शासन, ठीक है। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री, पेशवा का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो वो अपने प्रधानमंत्रियों के अधीन हो चुके थे। इनके बाद जो आने वाले जो इनके उत्तराधिकारी थे, और इन्होंने किस तरीके से अटक से कटक तक जो है विस्तृत एक साम्राज्य की जो है स्थापना की थी, आप जो है इस लेसन में देखने को हमें मिलेगा। चलिए पॉइंट टू पॉइंट जो है अपने जो है चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज गुलामी की जंजीर तोड़ने वाले, मुग़ल शासन की जड़ें हिलाने वाले, भारत को एक विदेशी और आतताई, ये आतताई का मतलब क्या होता है, आतताई का मतलब होता है जिसमें ज़मीन छीनने की बात की जाती है, ज़मीन छीनना होता है आतताई, ठीक है।
तो आतताई सत्ता से मुक्त कराने वाले व जन जन में स्वराज की भावना जगाने वाले कुशल प्रशासक, दृढ़ निश्चयी और योग्य रणनीतिकार थे। उन्होंने वर्षों तक अंग्रेजों जो औरंगजेब है उसके साथ संघर्ष किया और उन अपने आदम्य साहस और पराक्रम के बल पर हिंदवी स्वराज की स्थापना जो है उन्होंने की थी। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना और संगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन का प्रदान किया था अपने आने वाले जो सक्सेसर्स थे उनके लिए। उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली की नई शैली जो है विकसित की थी। प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को पुनः जीवित करके फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृति को राजभाषा बनाया था उन्होंने। फिर जो है शिवाजी को महान शिवाजी बनाने में उनके गुरु थे समर्थ रामदास, उनका काफ़ी हद तक योगदान रहा। उस समय के और संत थे जिसमें तुकाराम, नामदेव, इन सभी का योगदान जो है समय समय पर उनको मिलता रहा। उनका समस्त जीवन अनेक विजय गाथाओं, प्रेरक प्रसंगों, विस्मयकारी घटनाओं से परिपूर्ण है। ये कुछ आरंभिक जो है जानकारी या चीज़ें एक तरीके से सारांश हमें बताया है कि छत्रपति शिवाजी जो है किस तरीके के जो है इंसान थे। यहाँ पे एक चीज़ आई है, छापामार युद्ध प्रणाली। ये एक युद्ध प्रणाली होती थी जिसमें क्या होता था, अचानक जिसमें हमला किया जाता था, जिसमें सादा जो वेशभूषा जो सैनिकों की होती थी वो जो है सादी वेशभूषा में ही जो है एक तरीके से अटैक करते थे सामने वाली जो सेना होती थी या सामने वाला जो राज्य होता था उसके ऊपर, ठीक है। इसी तरीके की एक और युद्ध प्रणाली है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, उसको भी इसी तरीके की कुछ युद्ध प्रणाली जो है उसको कहा जाता है। ये दोनों जो है युद्ध प्रणालियां हैं, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कुछ इसी तरीके की युद्ध प्रणाली होती है। फिर बात करते हैं हम और इनके बारे में ये बताया गया है कि उस समय पर फ़ारसी जो है राजकाज की भाषा होती थी, बट जैसे ही जो मराठे हैं, मराठा साम्राज्य स्थापित होता है जहाँ जहाँ पे भी, वहाँ पे मराठी या फिर संस्कृत को जो है क्या किया गया था, प्रमुख भाषा के रूप में या राजकाज की भाषा जो है नियुक्त या युक्त जो है किया गया था एक तरीके से। सबसे पहले आरंभिक जीवन की बात करते हैं शिवाजी महाराज की। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पूना के प्रसिद्ध शिवनेरी किले में हुआ था। शिवनेरी किले में हुआ था। अष्टधात्री देवी, ये देवी हैं, ठीक है, जिनकी पूजा की जाती थी, ये अष्टधात्री देवी हैं। इनके नाम पर इनका नाम शिवा रखा गया था। इनके बचपन का नाम या मूल नाम अगर इनका पूछ लिया जाए शिवाजी का तो शिवा था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और जो कि मराठा सरदार थे और अहमदनगर के निज़ाम शाही राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। इनकी माता का नाम अगर पूछ लिया जाए तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई, ठीक है। फिर मराठा जो साम्राज्य है उसके उत्कर्ष के कारण क्या क्या रहे, मतलब मराठा साम्राज्य क्यों स्थापित हुआ, उसके पीछे कौन कौन सी जो है कारण जो है गिने जा सकते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण मराठा साम्राज्य की स्थापना करनी आवश्यक हो गई थी। ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसमें औरंगजेब की धर्मांधता, क्योंकि आपको पता है कि औरंगजेब जो है एक कट्टर मुस्लिम जो है शासक था, मुग़ल शासक था, जो वो अन्य मुग़ल शासकों की तरह नहीं था। उसने जो अपना ये क्या बोलते हैं इस्लाम धर्म के सिवाय जो भी दूसरे धर्म थे वो किसी भी धर्म को पसंद नहीं करता था, इस तरीके की चीज़ें। हिंदू जागरण, हिंदू जो धर्म था उसमें रिफॉर्म्स हो रहे थे। भक्ति आंदोलन में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो संत थे अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने जो है क्या किया था, हिंदुइज़्म को जो है एक तरीके से दोबारा से सेटअप करने की कोशिश की थी, तो वो चीज़ भी थी। मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन और शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम यहाँ पे काम जो कहें प्यारे बच्चों, वो क्या रहेगा, वो रहेगा चमत्कारी व्यक्तित्व जो कि शिवाजी महाराज का था। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं। फिर महादेव गोविंद रानडे, ये जो है कोई व्यक्ति हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी राइज ऑफ द मराठा पावर। ये व्यक्ति हैं, ये लेखक हैं।
एक्चुअली क्या है, ये एक राइटर हैं, इनकी ये बुक है राइज ऑफ द मराठा पावर। ये पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसकी है, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो बहुत जो है गहराई से चीज़ें पूछी जाती हैं। जो मराठे जो उत्थान जो हुआ था मराठा राज्य का, उससे संबंधित है ये बुक कि किस तरीके से मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं वापस शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज का बचपन जो है वो माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता था। उनके चरित्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि वो चरित्र जो है उनका प्रभावशाली चरित्र की जो है एक तरीके से वो महिला थी। जीजाबाई शिवा को बाल्यकाल में ही रामायण, महाभारत या भारतीय वीर आत्माओं की कहानियाँ सुनाती थी, जिनका प्रभाव ऑब्वियस सी बात है, साधारण सी बात है, पड़ेगा ही पड़ेगा जब हम बच्चों को इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, हम बताते हैं अपने बच्चों को। तो फिर जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शिवाजी को धर्म, संस्कृति और राजनीति की शिक्षा भी प्रदान की। दादा कोंडदेव, ये इनके दादा थे, उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी की शिक्षा दीक्षा जो है दी थी इनको। मतलब हर एक ऐसी चीज़ उनको बचपन से ही मिल रही थी जो एक कुशल शासक या प्रशासक या सम्राट या राजा के पास होनी चाहिए। शिवाजी बचपन में ही अपनी उम्र के बालकों को इकट्ठा करके उनके राजा बन के युद्ध करके किले को जीतने का खेल खेला करते थे। वे बचपन से ही उस युग की घटनाओं को समझने लगे थे कि किस तरीके का माहौल, किस तरीके की बातें जो है आसपास जो है चल रही थी। फिर मुग़लों के अत्याचारों की कहानियाँ सुनकर वे बेचैन हो जाते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, मुग़ल शासन की बेड़ियाँ तोड़ फेंकने के विचार जो है उनके मन के अंदर जो है लगातार उठते रहते थे। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें जो है शिवाजी महाराज की मन में चलती रहती थी। फिर एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी ने राजा आदिल शाह से मिलने के लिए उनको जो है दरबार में जो है भेजा, या उनको अपने साथ जो है लेके गए थे। फिर आदिल शाह ने दरबार में शिवाजी ने जो है क्या किया, वहाँ पे स्वाभिमान का परिचय दिया उन्होंने अपना, कि उनके वो कितने स्वाभिमानी हैं। उन्होंने जो है उनको भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम जो है कभी भी नहीं किया। कभी भी मीन्स उस समय पर उन्होंने, आदिल शाह जो मुग़ल शासक थे, आदिल शाह जो है उस समय पर मुग़ल जो है शासक थे, उनको झुककर प्रणाम करने की एक प्रथा थी जो कि शिवाजी ने उस समय पर नहीं निभाई। ये जो घटना है, ये जो बात है, ये उनके शौर्य और साहस के बारे में हमें बताती है। 19 वर्ष के जब तक शिवाजी जो है हुए थे तो उन्होंने जो है अपने विजय अभियान शुरू कर दिया था। उन्होंने जीतना, युद्धों में हिस्सा लेना जो है शुरू कर दिया था। अब आजकल देखें आप 19 जो साल के बच्चे होते हैं वो क्या क्या जो है करते हैं, और उस समय पे देखिए, क्योंकि डिमांड भी थी, वो उस समय की डिमांड भी थी, वो मांग थी उस समय की। आसपास के किलों पर उन्होंने कब्जा करने के लिए सभी जाति के लोगों को इकट्ठा किया। सभी युवकों के सहयोग से विजय दुर्ग का कार्य आरंभ कर दिया। उस समय दक्षिणी जो राज्य थे वो आपस में ही संघर्ष जो है कर रहे थे लगातार, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर जो है लगातार क्या कर रहा था, एक तरीके से आक्रमण जो है कर रहा था। 1643 की बात है, इसमें शिवाजी ने सबसे पहले सिंहगढ़ का किला जीता। इसके बाद शिवाजी ने 1646 में तोरण दुर्ग का जो दुर्ग है या किला है उसको जो है जीता। इसके आसपास के जो मुस्लिम जो प्रदेश थे उनके अंदर इस चीज़ को देखकर जो है खलबली मच गई थी। तोरण दुर्ग पर अधिकार करने के बाद धीरे धीरे रायगढ़ के किले को भी शिवाजी ने अपने अधिकार में ले लिया था, जो बाद में शिवाजी के राज्य की राजधानी बनी। तो मतलब कहने का क्या है, जब आरंभिक विजयों में शामिल करें आप तो यहाँ पे आप सिंहगढ़ का किला कह सकते हैं, तोरण दुर्ग कह सकते हैं। उसके बाद जिसको रायगढ़ का किला, रायगढ़ जो कि बाद में जो है इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था रायगढ़ को। शिवाजी जो है इस साम्राज्य का विस्तार जो है अपने तरीके से करना चाहते थे, और इसी नीति से उन्होंने बीजापुर के शासक जो है वो थे आदिल शाह, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है एक तरीके से बहुत मतलब अक्षुब्ध हो चुके थे। मतलब उनका साहस, उनकी वीरता जो है उन तक भी पहुंच चुकी थी। उसने शिवाजी के पिता शाहजी को कैद कर लिया। फिर क्या हुआ, शिवाजी ने बड़ी युक्ति और बुद्धिमत्ता से अपने पिताजी को कैद से छुड़ा लिया
और रायगढ़ के बाद उन्होंने 1647 में क्या किया, चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चाकन दुर्ग के बाद जो है कोंडा ज़िले पर उन्होंने कब्जा कर लिया। शिवाजी ने 1654 में पुरंदर ज़िले को भी एक तरीके से जीत लिया क्या, एक तरीके से क्या, इन्होंने जीत ही लिया था। इन किलों को जीतने के बाद शिवाजी ने मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने की एक तरीके से योजना बनाई और अपनी अश्वरोही सेना के बल पर कोंकण सहित 9 किलों पर अधिकार जो है कर लिया था। तो इनका अभियान जो है कब शुरू हुआ था, इनका जो जीत का अभियान शुरू हुआ था 1643 ईस्वी से और 1647 ईस्वी तक जो है, इन 4-5-6 सालों के अंदर इन्होंने क्या कर लिया था, इन 5 सालों के अंतर्गत जो है इन्होंने लगभग 9 किले या दुर्गों को जो है इन्होंने अपने नाम कर लिया था। ये आरंभिक शुरुआत जो है इनके जो है विजयों की या जीतों की कह सकते हैं। फिर बात करते हैं अफजल खान की। अफजल खान का वध जो है किया था इन्होंने, तो ये कौन थे, ये जो है हम अभी आगे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए शिवाजी की जो सतत सफलताएं थी, सतत का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअसली, मतलब लगातार, 1 बाय 1। बीजापुर के शासक की नींद हराम हो चुकी थी इस बात को लेकर, क्योंकि शिवाजी उधर से जीतता हुआ आ रहा था। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया, सेनापति था उसका अफजल खान। तो मतलब क्या था, बीजापुर का जो सेनापति था, बीजापुर राज्य जो था, साउथ की ही बात चल रही है अभी, ठीक है, नॉर्थ में भी आए थे ये, बट अभी साउथ की ही बात चल रही है। बीजापुर साउथ का एक राज्य है, उस समय पर राज्य होता था ये। तो वहाँ का जो सेनापति था अफजल खान, उसको अनेक प्रलोभन दिए उस समय के राजा ने, और उसको जो है शिवाजी के खिलाफ़ लड़ने के लिए तैयार कर दिया और भेज दिया। तो वो उस तैयारी के साथ जो है अपने जो है सेनापतियों के साथ वो अफजल खान जो है बड़ी सेना लेकर जो है लड़ने के लिए आया, और अफजल खान युद्ध किए बिना ही शिवाजी को छल से मारना चाहता था। भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक दिखाकर उसने अपने दूत कृष्ण जी भास्कर को दूत बनाकर जो है भेजा था और शिवाजी को संधि प्रस्ताव भिजवाया, और उस प्रस्ताव में था कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो उसके उन सभी क्षेत्रों को उसे दे दिया जाएगा जिस पर उसने जो है क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है, और साथ में उसको बीजापुर के दरबार में सम्मानित एक पद भी प्राप्त होगा। ये बात कृष्ण जी भास्कर के द्वारा, जो कि दूत बनाया गया था अफजल खान के द्वारा, वो ये सारी की सारी बातें जो है कृष्ण जी जो थे भास्कर, उन्होंने शिवाजी के तक जो है पहुंचाई, और उनको जो शिवाजी हैं उनको उस योजना के बारे में भी बता दिया था। साथ में उसने, कृष्ण जी भास्कर ने उस योजना के बारे में भी बता दिया था कि आपको ये सब चीज़ें, ये सब बातें कह के, ये प्रलोभन आपको देकर जो है एक तरीके से आपको मारने की भी एक सलाह जो है चल रही है। तो फिर क्या हुआ, अब जो है इस संधि के लिए क्या हुआ, शिवाजी जो है मान गए थे, भाई ठीक है, मैं ये संधि आपसे करने के लिए तैयार हूँ। तो प्रतापगढ़ के किले के पास जो है दोनों के जो है मिलने का स्थान निश्चित किया गया। शिवाजी जैसे ही अफजल खान को गले लगाने के बहाने जो है पहुँचे, या मिलने के बहाने पहुँचे, और वो गले जब लगे तो उसने दोनों हाथ फैलाकर कटार से वार करने की कोशिश की। तो जैसे ही उसने कोशिश की तो शिवाजी ने बाघ नख नाम का एक हथियार होता है, अभी मैं आपको उसका फ़ोटो दिखाऊंगा, उससे अफजल खान को मार दिया। और ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी। इस घटना के बाद जो शिवाजी हैं उनकी जो गणना है वो श्रेष्ठ जो योद्धा माने जाते हैं, उन योद्धाओं के अंदर जो है शिवाजी महाराज को गिना जाने लगा। ये है वो हथियार, ठीक है। ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे हाथों से इसको पहना जाता है, जैसे ब्रश नहीं होता है उस तरीके का कुछ होता है, और इससे वार जो है किया जा सकता है, दोनों तरफ वार किया जा सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है और यहाँ से भी वार किया जा सकता है। ये बाघ नख होता है इसका नाम, और ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ एक शस्त्र है जिसको हथेलियों के नीचे या टखनों के ऊपर पहना जाता है। इसमें 4 या 5 घुमावदार तार होते हैं। तार मीन्स इनको तार कहा गया है, ठीक है। तो ये तार जो होते हैं इसमें, ये एक
पार पट्टी या दस्ताने से जुड़ा हुआ होता है, जैसे इसको हाथ में डाला जा सके, जिसके कारण इसको हाथ में तभी तो डाला जाएगा जब कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूर होती है। फिर क्या हुआ, इससे त्वचा या मांसपेशियों को काटने में उपयोग में लाया जा सकता है। तो उसको क्या कहा जाता था, तो उसको जो है एक तरीके से बाघ नख नाम का हथियार कहा जाता था। तो इस तरीके से अफजल खान, है ना, वो कौन था, कैसे उसने जो है सलाह बनाई थी, किसको भेजा था, क्या सारी कहानी थी, ये पूरी स्टोरी जो है ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद जो है क्या हुआ था, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। शिवाजी महाराज की जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ में ये घटना बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई थी। और फिर उसके बाद इनको श्रेष्ठ योद्धाओं में गिना जाने लगा था एक तरीके से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, शाइस्ता खान को हराया था। अब ये शाइस्ता खान कौन है, पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, फिर हम इसको ध्यान में लाने की कोशिश करेंगे। शिवाजी की प्रभुता, मतलब उनकी जो एक तरीके से श्रेष्ठता, मुझे एग्जैक्ट वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा अभी, वो बढ़ती जा रही थी, उनका यश बढ़ता जा रहा था एक तरीके से। तो मुग़ल शासक जो औरंगज़ेब था वो बहुत चिंतित हो गया था और वो बीजापुर की सहायता से शिवाजी को हराना चाहता था, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो इसलिए उसने क्या किया, शाइस्ता खान को दक्षिण का गवर्नर बना दिया। तो दक्षिण भारत का गवर्नर जो औरंगज़ेब है, उसने जो है किसको बनाया, फिर जो है शाइस्ता खान को बनाया, ताकि वो मराठों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाए और उनके किले को नस्तो नाबूद कर दे, धूल चटा दे उनको, ठीक है, या नष्ट कर दे उनके साम्राज्य को। तो शाइस्ता खान ने पूना के पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण करके शिवाजी के कई किले जीतने शुरू कर दिए और 15 अप्रैल 1663 की बात है, उसने जो है पुणे का जो किला है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खान ने खिड़की से भागकर अपनी जान बचाई थी। इतनी वीरता से जो है लड़ाई लड़ी थी शिवाजी महाराज ने, उसने खिड़की से भागकर जो है अपनी जान बचाई, परंतु उसका पुत्र फतेह खान जो है इससे मुठभेड़ में मारा गया। और अचानक हुए इस हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां जो है कट गई थी। इस जीत व साहस से शिवाजी की प्रतिष्ठा में और 4 चांद लग गए थे, ठीक है। तो समझ में आया ये शाइस्ता खान कौन था। ये शाइस्ता खान जो है दक्षिण भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, औरंगज़ेब के द्वारा। क्यों नियुक्त किया गया था, मराठाओं से लड़ने के लिए। मराठाओं के जो किले, जिन किलों के ऊपर मराठा साम्राज्य के जो राजा थे, शिवाजी महाराज थे या मराठा थे, वो जो है लगातार जीत रहे थे उन किलों को, तो उनको वापस लेने के लिए शाइस्ता खान को नियुक्त किया गया था। उसके बाद पुरंदर की संधि की बात करते हैं। ये कुछ खतरनाक साबित हुई थी। ये जो है मराठा साम्राज्य के लिए कुछ खतरनाक साबित हुई थी ये संधि। कैसे, 22 जून 1665 की बात है। 1664 में औरंगजेब ने अपने राज्य के योग्य और अनुभवी मिर्ज़ा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध अभियान जो है करने के लिए जो है क्या किया, नियुक्त किया। मिर्ज़ा राजा जयसिंह महान सेनानायक के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ भी था। कूटनीतिज्ञ कौन होता है, कूटनीतिज्ञ होता है जो राज्य की, साम्राज्य की, एक देश की जो है नीतियाँ बनाता है, रणनीतियाँ बनाता है, ठीक है ना। जैसे अपने अजीत डोभाल जी हैं, है ना, तो ये कूटनीतिज्ञ हैं, है ना। जयशंकर जी हैं, एस जयशंकर, है ना, विदेश मंत्री हैं एक तरीके से, है ना। तो मतलब ये जो है इस तरीके का काम वो उस समय पर करते थे। उसने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियों और छोटे छोटे सामंतों का सहयोग लेकर पुरंदर पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए सामंत क्या होता है। सामंत जो है, अब जो मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। मुग़ल जो साम्राज्य था उसमें सामंत होते थे जिनको कुछ जागीरों का मालिक बनाया जाता था और उनके अधीन उन जागीरों पर या उन जगहों पर उन सामंतों का जो है राज्य चलता था एक तरीके से, ठीक है। तो वो जो कई सारे सामंत थे उनके साथ मिलकर या कुछ छोटे छोटे राज्यों के साथ मिलकर या यूरोपीय शक्तियों के साथ मिलकर या बीजापुर के सुल्तान के साथ मिलकर ये जो राजा जयसिंह थे, इन्होंने जो है क्या किया, आक्रमण कर दिया था पुरंदर पर। राजा जयसिंह ने बड़ी ही चतुराई से पुरंदर के किले को घेर लिया और किले को बचाने में शिवाजी की कोई भी युक्ति काम नहीं आई। तो शिवाजी ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह के साथ
बातचीत करना उचित समझा। और राजा शिवाजी और राजा जयसिंह में जो ये बातचीत, जो ये संधि हुई थी, उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। उनमें से ये 3 शर्तें सबसे महत्वपूर्ण थी, जो मराठा साम्राज्य के लिए कतई सही नहीं थी। इसमें क्या कहा गया, शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किलो को मुग़लों को देना होगा, ये एक शर्त थी। दूसरी शर्त थी दक्षिण भारत में मुग़लों की तरफ से युद्ध में भाग लेना होगा और मुग़लों के प्रति हमेशा वफादार रहना होगा। तीसरी शर्त थी पुत्र जो थे उनके संभाजी, मतलब शिवाजी महाराज के पुत्र थे संभाजी, उसको मुग़ल दरबार में जो है 5000 का मनसब जो है दिया जाएगा। मतलब ये एक ही उनके पक्ष में जा रही थी चीज़, लेकिन बाद में इस एक चीज़ से भी जो है एक तरीके से मना कर दिया गया था। मराठों को कुछ भी नहीं समझा गया था। संधि का मतलब था जो मराठे थे उनकी शक्ति को थोड़ा सा दबाना, थोड़ा सा नीचे करना, ये मतलब था सीधा सीधा उनका। ठीक है। राजा जयसिंह के आग्रह पर पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने 12 मई 1666 को औरंगज़ेब से आगरा जो है मिलने का जो है एक तरीके से प्लान बनाया था और वो आए थे। शिवाजी को औरंगज़ेब के दरबार में जैसे सम्मान और व्यवहार की अपेक्षा थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और उनको एक तरीके से जो है बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से उनका मान सम्मान जो है एक तरीके से नहीं किया गया। तो उन्होंने औरंगज़ेब को क्या कहा, विश्वासघाती जो है कहा, क्योंकि वो अपनी संधि के अनुसार चल रहे थे, बट औरंगज़ेब संधि के अनुसार कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इससे नाराज़ होकर औरंगज़ेब ने शिवाजी को नज़रबंद कर दिया। अपने बेजोड़ साहस और युक्ति के साथ, मतलब अपनी तरकीब लगाने के साथ, मदारी मेहतर नाम के इंसान के सहयोग से वहाँ से वो बचने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद बनारस, प्रयाग और पुरी से होते हुए वो रायगढ़ जो है वापस चले गए थे। इससे मराठों को एक नया नवजीवन मिला या एक नया जीवन मिला, एक नई उम्मीद जो है वापस मराठों की लौटी थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही औरंगज़ेब से मिलने के लिए शिवाजी महाराज यहाँ पे आए थे आगरा, तो उनको नज़रबंद कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने औरंगज़ेब को संधि के अनुसार व्यवहार न देखते हुए, सम्मान प्राप्त न करते हुए उन्होंने क्या कह दिया था, उन्होंने जो है उसको विश्वासघाती कह दिया था। तो उनको एक तरीके से बंदी बना लिया गया था संधि को ना मानते हुए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हुई थी, लेकिन फिर वो भागते हुए बनारस, पुरी, इन सब जगहों से भागते हुए एक तरीके से वापस जो है अपनी जगह पे पहुंच गया था। जयसिंह को शिवाजी का पत्र। फिर क्या हुआ था, जो संधि हुई थी पुरंदर की, जो अभी अभी हमने पढ़ी, वो संधि किसके बीच में हुई थी, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में। तो क्या किया, जब वापस लौट गए थे अपने शिवाजी महाराज, तो उन्होंने क्या किया, जयसिंह को एक पत्र लिखा था। उसमें क्या हुआ था, ये 4 लाइनें पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। पत्र में क्या लिखा हुआ था, शिवाजी ने स्वराज्य के अंतर्गत भारत की कल्पना, संपूर्ण भारत की कल्पना की थी। राजा जयसिंह को अपनी ओर मिलाने की इच्छा जताई थी और हिंदुत्व की भावना दर्शाने की जो है बात की थी। इस पत्र में शिवाजी के द्वारा जयसिंह के हृदय में हिंदुत्व के भावना जो है जागृत करना इसका मूल उद्देश्य था और औरंगज़ेब के खिलाफ संघर्ष करना जो है उसमें जो है संघर्ष करने का आह्वान किया या संघर्ष करना चाहता था वो राजा जयसिंह के साथ मिलकर। उन्होंने किस प्रकार से कि औरंगज़ेब जो है एक ख़तरनाक जो है राजनीति से करके वो जो है हिंदू को हिंदू से लड़वा रहा है, ये चीज़ जो है शिवाजी महाराज ने जो है राजा जयसिंह को समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से वो हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं, मुग़ल जो बादशाह है या औरंगज़ेब जो है, तो हमें उसके साथ, हम लोगों को दोनों को साथ में मिलके औरंगज़ेब के साथ लड़ना है, हमें आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़ना है। फिर बात करते हैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। पश्चिमी महाराष्ट्र के बड़े क्षेत्र का प्रभाव स्थापित करने के बाद शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हिंदू रीति रिवाजों के साथ किया गया। उनको छत्रपति की उपाधि भी जो है धारण की उन्होंने उस समय पर। इस समारोह में कई विद्वान, विभिन्न राज्यों के दूत, विदेशी व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हिंदी या हिंदवी स्वराज्य की स्थापना
17वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की अभूतपूर्व और सर्वप्रभावी घटना जो है मानी जाती है, क्योंकि हिंदू सम्राट जो है कहीं कहीं पे देखने को भारत में हमें मिल रहे थे, और जो भी थे हिंदू सम्राट वो जो है मुगलों की जो है क्या कर लेते थे, अधीनस्था स्वीकार कर लेते थे। इससे एक स्वतंत्र वैधानिक मराठा जो साम्राज्य है या राज्य है उसकी जो है एक तरीके से दर्शन होते हैं या उदय होता है, एक ऐसा राज्य है। प्रशासन के मार्गदर्शन के लिए राज व्यवहार कोश तैयार किया गया, नया संवत चलाया गया, शुक्राचार्य व कौटिल्य को आदर्श मानकर नियम और कानून बनाए गए, सोने और तांबे की मुद्राएं जारी की गई जिन पर श्री शिव छत्रपति जो है लिखा गया। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक में 50 साल के भीतर मराठा सत्य का भगवा जो ध्वज था वो भारत के बड़े हिस्से में लहराने लगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि किस तरीके से जो मराठा एम्पायर है कितनी जगह पर, कि भारत में लगभग संपूर्ण भारत पे मराठा साम्राज्य की स्थापना एक तरीके से हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं उस समय पर ये सिक्के चलाए गए थे, मराठा एम्पायर के सिक्के हैं ये, ठीक है। और 6 जून 1674 जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था उस समय पर काशी के विद्वान थे एक गंगा भट्ट के द्वारा जो है उनका क्या किया गया था, राज्याभिषेक किया गया था। और इस अवसर पर शिवाजी ने एक नया संवत चलाया था, सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे, उनके ऊपर श्री शिव छत्रपति जो है उत्कीर्ण करवाया, मतलब उनके ऊपर लिखवाया था श्री शिव छत्रपति, ठीक है। उसके बाद हमें जो है लगभग 50 साल के अंदर अंदर हमने देखा कि एक विशाल मराठा साम्राज्य की उस समय पर नींव रखी गई थी। फिर बात करते हैं शिवाजी महाराज की जो धार्मिक नीति थी वो किस तरीके की होती थी, वो धार्मिक रूप से किस प्रकार के शासक थे या राजा थे। चलिए देखते हैं। वो एक धार्मिक, सहिष्णु और समर्पित हिंदू राजा थे। उनके साम्राज्य में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का भाव देखने को मिलता था। वो जो है सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वो कभी भी बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने में जो है विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने मस्जिदों के लिए अनुदान भी दिया था। ऐसा नहीं था कि वो मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे या मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे या युद्ध कर रहे थे या खड़े हुए थे उनके विरुद्ध, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो मुसलमानों को सही नहीं मानते थे या मुस्लिम धर्म का सम्मान नहीं करते थे। वो अनुदान देते थे मस्जिदों के लिए। उन्होंने हिंदू संतों की तरह मुसलमान संतों का या फ़कीरों का भी पूरा सम्मान किया। और उनकी सेना में काफ़ी मुस्लिम भी देखने को आपको मिलते हैं। उनमें से कुछ एक के नाम बताए गए हैं: सिद्दी इब्राहिम, दौलत खान, सिद्दी हिलाल, सिद्दी वाहवा, कोज़ हैदर और मदारी मेहतर जैसे कई मुस्लिम सैनिक और अधिकारी भी उनके यहाँ पे थे। ये मदारी मेहतर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आगरा से इनको भगाने में जो है मदद की थी एक तरीके से, तो इन्होंने इनको अपने साथ ही रख लिया था। उनके राज्य में पारंपरिक हिंदू मूल्यों और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता था। स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, उनकी सुरक्षा रक्षा की जाती थी और उनके शासनकाल में आंतरिक विद्रोहों को जैसी कोई भी घटना देखने को हमें नहीं मिली। बात करते हैं छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बारे में। लंबी बीमारी से 3 अप्रैल 1680 में वो इस संसार से विदा हो गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी वो जो है गद्दी पर बैठते हैं। कुछ जो है उत्तराधिकारियों की बात करते हैं, कुछ 4-5 जो कि शिवाजी महाराज के हुए। संभाजी जो कि उनका बेटा था, 1680 से 1689 तक उन्होंने राज किया। राजा राम हुए फिर उसके बाद 1700 तक उन्होंने राज किया। ताराबाई 1707 तक, साहू जी 1749 तक, राजा राम द्वितीय 1750 तक। उसके बाद भी हमें जो है देखने को मिलेगा जो मराठा साम्राज्य है उसका, लेकिन उसके बाद जो है एक शब्द फेमस हो चुका था, वो था पेशवा। मैंने शुरुआत में ही बताया था इस लेसन के, बट हम लोग अभी तक देख नहीं पाए हैं कि वो क्या था। आगे आपको ये शब्द जो है देखने को मिलेगा।
तो ये जो है उत्तराधिकारी थे शिवाजी के, लेकिन बाद में और भी उत्तराधिकारी दिखाए जाएंगे। वो पेशवा जो बात थी उसके प्रभाव में आने के कारण जो है उन लोगों का जिक्र किया जाएगा। तो बात करते हैं वापस से अपनी मेन जो स्ट्रीम है, मेन जो चीज़ है उसके ऊपर आते हैं। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा और कूटनीतिज्ञ थे। छत्रपति शिवाजी को उनके आदम्य साहस, बुद्धिमत्ता, कुशल शासन के लिए याद किया जाता है। एक इतिहासकार हैं जद्दूनाथ सरकार, इन्होंने कहा कि मैं उन्हें हिंदू जाति का उत्पन्न हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। शिवाजी ने यह प्रमाणित करके दिखा दिया था कि हिंदुत्व का वृक्ष वास्तव में मरा नहीं है, जिंदा है, अपितु वह सदियों की राजनीतिक दास्ता, शासन को पृथकता और कानूनी अत्याचार के पश्चात भी दोबारा उठ सकता है। उसमें नवीन पत्ते और शाखाएं आ सकती हैं और वह एक बार फिर जो है एक तरीके से आकाश में सिर उठा के चल सकता है। ये बात जो है एक इतिहासकार ने कही थी जिनका नाम क्या था, जद्दूनाथ सरकार। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बट 8th क्लास की दृष्टि से कम ही इम्पोर्टेंट होगी ये बात। फिर बात करते हैं पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य। यहाँ तक उपाधि किसकी चलती थी, छत्रपति। वो देखिए छत्रपति तो प्रत्येक सम्राट को एक टैग मिलता था, एक उपाधि मिलती थी, ठीक है। अब बात करते हैं पेशवा का क्या मतलब होता था। ये पेशवा क्या होता था, ये होता था प्रधानमंत्री, और फिर शासक की कम चलने लग गई थी। जब ये शब्द प्रभाव में आया था तो शासक की कम चलने लग गई थी और ये पेशवाओं की चलने ज़्यादा लग गई थी, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये एक प्रधानमंत्री का पद होता था मराठा साम्राज्य में। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया पेशवा ही शासक की शक्तियों का प्रयोग करने लग गए थे और बाद में पेशवा ही शासक बन गए थे। फिर क्या हुआ, पेशवाओं के उत्थान का मुख्य कारण क्या था, मराठा शासक शाहू जी की रणनीतियाँ। शाहू जी की रणनीतियाँ और महाराष्ट्र में राजनीतिक असंतोष, ठीक है। क्योंकि शाहू जी जो है इस तरीके के अपने पिताजी के तरीके से शासन को नहीं चला पाए थे। तो उसमें उनके शासन के दौरान क्या हुआ, फिर जो पेशवा लोग थे वो काफ़ी प्रभावित करने लग गए थे और उनकी ही चलने लग गई थी। तो लगभग उनके ही हिसाब से साम्राज्य की जो है सारी चीज़ें चलने लग गई थी। इसका उत्थान न तो आकस्मिक और न ही अभूतपूर्व है। उन्होंने धीरे धीरे साधारण स्थिति से राज्य के प्रमुख और फिर महत्वपूर्ण आधिपत्य प्राप्त किए। इस पद को अपने परिवार में वंशानुगत बना दिया। उन्होंने अपने परिवार के लिए ही उन्होंने इन पदों को जो है, इस पद को, किसको, पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया गया था। अन्य साथियों और बाद में स्वयं राजा की शक्ति को भी निशक्त कर दिया गया था। लगभग ना के बराबर जो है राजा की शक्ति हो गई थी अब तक, क्योंकि पेशवाओं की चलने लग गई थी। आरंभ में इनका लक्ष्य शासक के प्रतिनिधि को हटाकर राज्य में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करना था और एक सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने के बाद राजा को भी उसमें जो है क्या करना पड़ता था, समर्पित उसके लिए होना ही पड़ता था। फिर बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ की। बालाजी विश्वनाथ जो है एक और मराठा राजा थे। ये जो है शाहू महाराज का पूर्ण विश्वास पात्र था। ये जो है शाहू महाराज का, बालाजी विश्वनाथ जो है शाहू महाराज का पूर्ण विश्वास पात्र था। वो कौन था, वो सेना करता था, यानी कि सेना के प्रबंध को देखता था। और बालाजी विश्वनाथ के चरित्र, स्वामी भक्ति और योग्यता से शाहू बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इसी समय दिल्ली में नया मुग़ल शासक नियुक्त करने के लिए मुग़ल दरबारियों के बीच में राजनीतिक संघर्ष या कूटनीतिक संघर्ष जो है लगातार चल रहा था। तो बालाजी विश्वनाथ को 1719 में मुग़ल दरबारी थे एक सैयद बंधु थे दोनों। अब आप इनके नाम लिख के बता सकते हैं कि सैयद बंधु किसको कहा जाता है, सैयद बंधु किसको कहा जाता है, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो उनकी सहायता से दिल्ली से उनको निमंत्रण आया और परिणाम स्वरूप मराठा मुग़ल संधि जो है संपन्न हुई। बालाजी विश्वनाथ को नए सम्राट मोहम्मद शाह से 3 बख्शीशें यानी कि अनुदान जो है मिले, जो आगे चलकर भारतवर्ष में
मराठा सत्ता की आधारशिला एक तरीके से बने। सर रिचर्ड टैपल ने बताया था, ये भी एक इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने बालाजी विश्वनाथ के चरित्र और उनकी सफलताओं का वर्णन करते हुए बताया कि वो एक शांत, दूरदर्शी, शासन के गुणों से संपन्न, उच्च अभिलाषी, विचारशील, आसुरी शक्ति को चरित्र के बल से जीतने वाला व्यक्ति था। उसने शक्ति द्वारा मुगलों को मराठों को उसने शक्ति के द्वारा मुगलों को मराठों को स्वाधीन बनाने के लिए बाध्य कर दिया था। मतलब बहुत ही दूरदर्शी राजा था एक तरीके से। बालाजी विश्वनाथ राजनीतिक क्षेत्र में अजेय रहकर मुसलमानों की शक्ति से विद्वासों पर हिंदू राज्य की स्थापना का प्रयत्न करता हुआ दुर्भाग्यवश अकाल को प्राप्त हो गया था। फिर बात करते हैं मराठा मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? जैसे ही आप ये 3-4 पॉइंट्स सुनेंगे, ये 3 लाइनें अगली मराठा मैग्ना कार्टा को आप समझ जाएंगे। 1719 में मुगल मराठा संधि को रिचर्ड टैपल ने मराठा मैग्ना कार्टा कहा था। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? संधि, ठीक है, मुगलों की और मराठों की, जो 1719 में हुई थी। इस संधि में साहू को मराठा राज्य का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था और मराठों को दक्षिण भारत के 6 प्रदेशों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति दी गई थी। अवसर पड़ने पर पेशवा मुगल बादशाह को सैनिक सहायता भी देना स्वीकार कर चुका था। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं। चौथ यानी कि 1/4 हिस्सा किसके रूप में लगान या फिर कर के रूप में जो है देना स्वीकार कर लिया था। फिर आता है सरदेशमुखी, ये भी एक प्रकार का कर होता था। ये ज़मीन के ऊपर लगा हुआ एक तरीके से आप कर कह सकते हैं, ठीक है। ज़मीन का जो टुकड़ा होता है या ज़मीन जो होती है उससे राजस्व जो है लिया जाता था, ठीक है, उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। इस तरीके के पॉइंट्स, इस तरीके की चीज़ें जो है पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम्स में, है ना। तो अब देखते हैं आगे। काफ़ी लंबा हो गया लेसन, कोई बात नहीं, एक लेसन में एक वीडियो में एक लेसन को करेंगे तो समय तो लगेगा ही। चलिए आगे देखते हैं। बाजीराव प्रथम की बात करते हैं। बाजीराव विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जो है उनका ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र बाजीराव जो है प्रथम पेशवा बना। छोटी आयु होने पर भी तीव्र बुद्धि और बलवान शरीर का व्यक्ति था ये। वह राजनीतिक और शासन कार्यों में काफ़ी दक्ष माना जाता था। वह इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुग़ल सत्ता का ह्रास हो रहा है और इस समय पर उसने जो है अक्षेत्र छीनना काफ़ी हद तक उचित समझा। तो उसने क्या कर दिया, एक ललकार दे दी। यह समय आततियों को मतलब ज़मीन छीनने वालों को, आततियों को हिंदुस्तान से बाहर करने और अक्षय यश प्राप्त करने का समय है। आओ हम उस मृतप्राय वृक्ष का मतलब है मुग़ल साम्राज्य, उस मृतप्राय वृक्ष यानी कि मुग़ल साम्राज्य की जो है जड़ों को आघात इसमें आता है। आघात का मतलब होता है घाव पहुँचाएँ, उसको क्या करें, क्षति पहुँचाएँ, उसको नुकसान पहुँचाएँ, उसको हम नुकसान पहुँचाएँ जिससे कि उसकी शाखाएं स्वयं ही गिर पड़ेंगी। मतलब हम क्या करते हैं, हम जो है तने को काट देते हैं जिससे शाखाएं जो है ना वो खुद ब खुद जो है नीचे गिर जाएंगी। ऐसी सोच थी, ऐसी मानसिकता के साथ जो है वो उतर रहे थे। ऐसे अपने लोगों को बाजीराव प्रथम जो है एक तरीके से चार्ज अप कर रहे थे और माना जाता है कि ये सबसे लड़ाकू जो है पेशवा के रूप में याद किए जाते हैं। और इन्होंने जो है शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा जो है एक तरीके से लड़ाकू कौन माने जाते हैं, बाजीराव प्रथम जो है माने जाते हैं, जिन्होंने जो गोरिल्ला युद्ध है उसको जो है एक तरीके से और ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया था युद्ध प्रणाली को, ठीक है। इसके बारे में आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि गोरिल्ला जो युद्ध प्रणाली है वो क्या होती थी। लगभग वो जो है पीछे से जो है क्या करते थे, उसमें अटैक करते थे। बाजीराव की ललकार, आओ हम उस मृतप्राय वृक्ष की जड़ों पर कुठाराघात करें जिससे इसकी शाखाएं स्वयं ही गिर पड़ेंगी। यदि हम
अपने संघर्ष को हिंदुस्तान की ओर अग्रसर करें तो मराठा जो ध्वज है वो कृष्णा नदी से अटक तक फहराएगा। ये उन्होंने कहा था, ये उनके कहे गए शब्द थे। मस्तानी ये एक मुस्लिम नर्तकी थी, ठीक है, ये मुस्लिम नर्तकी थी और इसके साथ साथ कई जागीरें भी जो है दी गई थी, इसको दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? छत्रसाल ने पेशवा के सम्मान में जो है उसको दे दिया था। नरेश छत्रसाल थे, मुगलों के विरुद्ध बाजीराव से सैनिक सहायता मांगी थी और इस सैनिक सहायता से लाभान्वित होकर उसने जो है ये जो जागीर कई जागीरें दी थी और एक ये मुस्लिम जो नर्तकी थी मस्तानी, इसको जो है किसको दे दिया था? बाजीराव को दे दिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही का आदर्श रखा। बाजीराव ने राज्य की सेना को पुनः संगठित किया। 1731 में बहुत से प्रदेशों से मराठों का चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार जो है सर्वमान्य हो गया था। बुंदेलखंड को 1737 ईस्वी में विजय कर लिया था, जीत लिया था और फिर दिल्ली की ओर कूच कर लिया। दक्कन से निज़ाम उल मुल्क सम्राट की सहायता से आगे बढ़े। भोपाल के निकट जो है उनको पराजय का जो है सामना करना पड़ा था। दक्कन के निज़ाम थे ये निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, निज़ाम उल मुल्क, इसको जो है भोपाल के निकट जो है हराया था। उसने औपचारिक रूप से मालवा और गुजरात के जो क्षेत्र हैं वो मराठों को देना स्वीकार किया था, क्योंकि उनको जो है भोपाल में हराया था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर डिगे कहते हैं, भोपाल विजय मराठों की सफलता का सर्वोच्च अभियान या सर्वोच्च जो समय है आप मराठा एम्पायर का कह सकते हैं। जब भोपाल का जो युद्ध था वो जीता था उन्होंने। मुसलमानों की संयुक्त सेना को भोपाल में हराकर पेशवाओं ने मराठों की सैन्य शक्ति जो थी उसके सारे भारतवर्ष में ये बता दिया था कि किस तरीके से मराठे कितने वीर हैं, कितनी वीर जो है मराठा शक्ति या मराठा साम्राज्य जो है कितना वीर और जो है कितना जो है शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित होने को जा रहा है। निज़ाम उल मुल्क ने बाजीराव को 50 लाख रुपए युद्ध की क्षति के रूप में देना स्वीकार किया था। मराठों ने पुर्तगालियों से 1739 में बशीन का द्वीप भी छीन लिया था। मराठा शक्ति की सुदृढ़ नींव हो चुकी थी और 1740 में वो चल बसा। कौन? बाजीराव प्रथम। फिर बात करते हैं बालाजी राव की। बालाजी राव जो है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी राव जो है पेशवा बना था और ये पेशवाओं की या उत्तर पेशवा काल के जो राजा थे ये वो थे जिनकी मैं बात कर रहा था। माधव राव, नारायण राव, माधव नारायण राव, बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव जो है पेशवा बना था। जो बाजीराव स्वयं प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, इसमें कोई टैलेंट नहीं था राजा बनने का। वो अपने चचेरे भाई सदाशिव राव या सदाशिव भाऊ की सम्मति का लाभ उठाता था। जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती थी वो उसी से बात करता था। रघुजी भोसले कई बार मध्य भारत में मुगलों को रौंद चुके थे और बंगाल पर कई चढ़ाइयाँ कर चुके थे। 1750 में रघुजी भोसले की अध्यक्षता में राजा राम द्वितीय और बाजीराव के मध्य संगोला की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे। कि कौन सी संधि के कारण? संगोला संधि के कारण। ये किस किस के बीच में हुई थी? ये किस किस के बीच में हुई थी? रघुजी भोसला की मध्यस्थता के बीच। मध्यस्थता कौन कर रहा था? रघुजी भोसले। ये राजा राम द्वितीय और बालाजी राव के बीच में हुई थी। मराठा जो संगठन था उसके वास्तविक नेता जो थे वो कौन बन गए थे? वो पेशवा बन गए थे। अब जो मराठा शक्ति थी या राजनीति थी वो जो है उसका केंद्र कौन बन गया था? अब जो है पुणे बन गया था। 1751 में उसने बंगाल के शासक अलीवर्दी खान को उड़ीसा का प्रदेश मराठों को देने के लिए विवश कर दिया और बंगाल और बिहार के प्रदेशों की चौथ मराठों को देने के लिए जो है बाध्य किया। 1752 से लेकर 1756 में ये जो समय था 1752 से 56 तक का ये जो 5-4 साल थे, इस समय के दौरान उत्तर भारत के राज्यों से चौथ लेने का आश्वासन भी प्राप्त हुआ था। तो इतना वैसे फैल भी गया था, साम्राज्य तो काफ़ी फैल गया था, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके अंतर्गत?
पेशवाओं के अंतर्गत। ठीक है, 1758 में मराठों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया और अटक के किले पर मराठों का ध्वज फहरा दिया। भगवा ध्वज है इनका, जो मैंने आपको दिखाया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की इस चुनौती का स्वीकार किया। रोहिला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि ये दोनों ही मराठा सरदारों के हाथों हार चुके थे। क्योंकि ये उनके हाथों हार चुके थे, ये उनके पहले से दुश्मन थे, तो उनको जो है मराठा ये जो अपने मुग़ल थे, इन्होंने जो है अपने साथ कर लिया था और उनके सामने खड़ा कर दिया था मराठा सरदारों के सामने। प्रसिद्ध इतिहासकार सिडनी ओवल बोलते हैं, अहमद शाह अब्दाली एक कट्टर मुस्लिम होने के कारण मराठों के सामने सहधर्मियों के विरुद्ध अभियानों का विरोधी था, लेकिन उसने युद्ध का निश्चय जरूर किया था। दोनों सेनाओं के बीच 1761 में पानीपत में युद्ध हुआ। मराठों तथा बालाजी बाजीराव के लिए ये युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। बालाजी बाजीराव इस पराजय को सहन नहीं कर सका और 23 जून 1761 को उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत में हुआ था। कड़े संघर्ष के बाद मराठों की हार हुई थी। इस युद्ध में विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ, जसवंत राव, तंकोजी सिंधिया जैसे सरदार लगभग 28,000 सैनिक काम आए। मराठा इतिहासकार काशीराज पंडित के अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। देखिए, उन्होंने लड़ा, बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष था, बट वो उस युद्ध को जीत नहीं पाए थे। ठीक है, तो उस युद्ध को जीत न पाने के कारण जो है क्या हुआ था, तो उस युद्ध को जीत न पाने के कारण जो है मराठा जो एम्पायर था वो जो है इतना ज़्यादा सुदृढ़ नहीं हो पाया था। ये जो है हमारी बुक में दिया गया है, मराठा एम्पायर जो है दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने जो है गूगल से उस मैप को लिया था। फिर बात करते हैं मराठा प्रशासन की। मराठा प्रशासन जो है प्राचीन भारतीय परंपरा या हिंदुत्व जो परंपरा थी उसके अंतर्गत जो है चलता था। शिवाजी के समय में मराठा प्रशासन काफ़ी जो है विस्तृत या सुदृढ़ था। प्रशासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अनेक विभागों की संरचनाएं की गई थी। छत्रपति शिवाजी के समय स्वयं महाराजा प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था। बाद में जो है क्या हो गया था, पेशवा जो है केंद्र बिंदु हो गया था। और महाराजा को किस उपाधि से नवाजा जाता था, छत्रपति की उपाधि से जो है नवाजा जाता था। छत्रपति का राज्याभिषेक वैदिक परंपरा के अनुसार भव्य समारोह में किया जाता था। शिवाजी ने राज्याभिषेक के समय हिंदू पातशाही अंगीकार कर गायें और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया था। हिंदुत्व धर्मोद्धारक की जो है पद्धति जो है धारण की थी, ये पद्धति का नाम था। और फिर छत्रपति सेना, वित्त, न्याय, धर्म व प्रशासन का मुखिया बना। इस प्रकार महाराज मराठा प्रशासन केंद्र बिंदु जो है उसका उच्चतम शिखर जो है क्या था, महाराज होता था मराठा प्रशासन का केंद्र बिंदु का उच्चतम शिखर। फिर लेकिन बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बाद में जो है ये चीज़ किसके पास चली गई थी, शिवाजी की मृत्यु के बाद ये चीज़ पेशवाओं के हाथों में चली गई थी। फिर हम बात करते हैं अष्टप्रधान परिषद के बारे में। शिवाजी के प्रशासन में सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की गई थी। इसे अष्टप्रधान कहा गया था। इसका प्रमुख कार्य राजा को परामर्श देना था। ये एक अलग बात है, राजा उस परामर्श को मानेगा या नहीं मानेगा। फिर बात करते हैं हम उसके बाद प्रमुख विभाग के मंत्री, पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री, वाकिया नवीस, दरबारियों की गतिविधियों और कार्यों का विवरण रखने वाला मंत्री, दबीर या सुमंत, ये विदेश मंत्री, आरंभ नवीश या फिर सचिव, राजकीय पत्र व्यवहार मंत्री या व्यवहारिक देखने वाला, सर ए नौबत, ये प्रमुख सेनापति, न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश, पंडित राव, धार्मिक मामलों को देखने वाला मंत्री। ये जो है मंत्रियों के नाम होते थे जो अलग अलग जो है कार्यभार संभालते थे। भू राजस्व व्यवस्था जो है मराठा साम्राज्य की कैसी थी?
मराठा राज्य की आय का प्रमुख जो साधन था वो कृषि था और दूसरा जो साधन था वो कर था। देशमुखी कर के रूप में किसानों के उत्पादन का 10वां भाग वसूला जाता था और जो हमारा दूसरा जो कर होता था वो जो है हमारा उसका 1/4 यानी कि चौथ जो होता था उसमें 1/4 हिस्सा जो है लिया जाता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण आय का जो स्रोत था वो चौथ था, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा गृह कर, सिंचित भूमि कर, सीमा शुल्क कर, इस पर ये जो है राज्य की आय के प्रमुख साधन होते थे। अब प्रशासनिक अधिकारियों को क्या क्या बोलते थे। प्रांत या सरसूबा का जो अधिकारी होता था वो वायसराय या प्रतिनिधि या सरे कारकून होता था। महाल या परगना का अधिकारी होता था सर हवलदार। तरफ या मोजे का अधिकारी होता था हवलदार और गांव का पटेल या फिर पाटिल होता था। मराठा साम्राज्य की जो सेना व्यवस्था थी वो कैसी थी। पेशवा था। राज्य का विघटन किसके हिसाब से किया गया था। पेशवा पूना का देखता था, सिंधिया ग्वालियर का, होलकर इंदौर का, गायकवाड़ बड़ौदा का, भोसले जो है नागपुर का देखता था। अब इनकी सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। शिवाजी के समय मराठों के पास एक अत्यंत शक्तिशाली सेना होती थी जिसका वेतन सीधे शाही खजाने से जाता था। बट बाद में क्या हुआ था, बाद में जो है जागीरें देनी शुरू कर दी थी। मैं आपको बता दूं ऐसे ही बाद में जागीरें देनी शुरू कर दी थी, जिससे क्या हो गया था, एक अफरा तफरी या एक अजीब सा एक माहौल क्रिएट हो गया था साम्राज्य में। ठीक है, जिसके कारण जो है बहुत सारी दिक्कतें शामिल करनी पड़ी थी या सामना करना पड़ा था बहुत सारी दिक्कतों का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही देख लेते हैं। तो शक्तिशाली सेना थी। शिवाजी जो महाराज थे उस समय पर वेतन सीधा खजाने से दिया जाता था। शिवाजी किसी भी सामंत की सेना पर निर्भर नहीं रहते थे, उनकी खुद की अपनी सेना होती थी। इस समय पर मराठा सेना में पदाती घुड़सवार होते थे। घुड़सवारों को बारगीर, सिलेदार, पागा आदि श्रेणियों में बांटा गया था। यानी कि घुड़सवार जो सेना होती थी उसके भी 4-5 जो है हिस्से होते थे और उनके ये विभिन्न नाम बताए गए हैं। फिर हम बात करते हैं आगे। सेना नियमित और हथियारों से सुसज्जित रहती थी। संपूर्ण सेना सर ए नौबत के अधीन रहती थी। ठीक है, शिवाजी ने अपनी सेना में सभी धर्मों और जातियों के सैनिकों को शामिल किया था। उसमें उसने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का निर्माण भी करवाया था। पेशवाओं के अधीन केंद्रीय सेना का स्वरूप सामंतशाही हो गया था। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता गया था, जब पेशवाओं के अधीन आई थी चीज़, ठीक है, तो क्या हुआ था, वहाँ पे सामंतशाही सेना हो गई थी। क्योंकि सामंतों की भी आपने मुग़ल साम्राज्य के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि मुग़ल जो साम्राज्य में जो सामंत होते थे उनके अधीन जो है सेना की एक टुकड़ी होती थी जो सामंत के प्रति उत्तरदायी होती थी। लेकिन जब राजा को या राज्य को ज़रूरत पड़ती थी तो सामंत से सेना मांग कर ली जाती थी, लेकिन वो सीधा सीधा उत्तरदायी किसके प्रति होंगे, वो अपने सामंत के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका खामियाजा भी कई बार उनको भुगतना पड़ता था। और जो स्थानीय जो विद्रोह होते थे वो इसी कारण से विद्रोह होते थे। न्याय प्रणाली कैसी थी मराठाओं की। न्याय प्रणाली जो है भारतीय परंपराओं के अनुसार थी। इसमें न्याय का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था छत्रपति या पेशवा होता था। वह न्यायाधीश या पंडित राव की सहायता से निर्णय देता था। और शिवाजी का न्यायालय धर्मसभा या हुजूर हाजिर मजलिस उसको कहा जाता था। गांव में पटेल, ज़िले में मामलतदार, सूबे में सूबेदार, सर सूबेदार, ये जो है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जो भी जिस भी जगह का जिस क्षेत्र का जो भी जिसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता था वो अपने अपने क्षेत्र में क्या करता था, निर्णय देता था या न्याय करता था या न्याय के प्रति उत्तरदायी होता था। गांव के झगड़ों का फैसला पंचायत करती थी। मराठों की न्याय प्रणाली जो है काफ़ी कठोर और सुधारात्मक जो है मानी जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि दक्षिण भारत में शिवाजी जो थे उनके नेतृत्व में मराठों ने जो
शक्तिशाली साम्राज्य का संगठन किया था। पेशवाओं ने शिवाजी की जो विस्तार नीति थी उसको और अधिक बढ़ाया था। संपूर्ण भारत में मराठों का भगवा झंडा लहराने लगा था। 19वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी के आरंभ में मराठा साम्राज्य का जो विघटन है लगातार कम होना शुरू हो गया था। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा सरदारों के साथ सहायक संधियां स्थापित करके उनको मराठा राज्य को बिल्कुल तोड़ दिया था और कंपनी का अधिकार या आधिपत्य जो है धीरे धीरे स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा लेसन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी एक्सरसाइज के बारे में हम आपके जो विचार हैं उनको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम चेंज कर दिया बट आप तो वीडियो देख रहे हैं इस समय पे, तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो लेसन 4 हो चुके हैं, लगभग आधा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम 17वीं शताब्दी में जो मुग़लों के जो प्रतिरोध हुए थे ना, लगभग पहले लेसन के जैसा ही लेसन ये रहेगा, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर हम 18वीं सदी के भारत के पास जाएंगे कि क्या क्या जो है 18वीं सदी में चल रहा था भारत के अंदर। तो लगभग 1 घंटे का वीडियो और कॉन्टीन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट। तो आप सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके करेंगे बच्चे आप सभी, ठीक है। और आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, हम स्किप कर गए हैं, जल्दी चले गए हैं, वो चीज़ जो है आपके पास रहेगी। आप उसमें बता सकते हैं हमें कि सर आप थोड़ा सा जल्दी चले गए हैं, आप हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो हम आगे से और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको विस्तार से बताया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये अपना अल्टरनेट चैनल है, दूसरा चैनल, और अपना दूसरा चैनल एक और है स्किल IQ एजुकेशन, उसको भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच। और PDF के लिए आपको बता दूं, स्किल IQ एजुकेशन के टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। SKILLIQ एजुकेशन, ये टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे सर्च कर लेना है और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे सिर्फ यही नाम रहेगा और सभी जगह पे आपको स्किल IQ देखने को मिलेगा। ये मेन स्ट्रीम चैनल है अपना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।